बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और जब उसे दौलत मिले तो हद दर्जा बखील, बजुज़ उन नमाजियों के जो अपनी नमाज पर पाबंदी करते हैं, और वो जिनके मालों में मुकर्ररा हक है मसाइल के लिए और महरूम के लिए, और जो तस्दीक करते हैं रोज़े जज़ा की, और जो अपने रब के अजाब से हमेशा डरने वाले हैं। बेशक उनके रब का अजाब निडर होने की चीज़ नहीं, और जो लोग अपने सत्रों की हिफाजत करने वाले हैं। सूरा अल-मारिज की आयत 21 से 28 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे, और रिज़्क़ हलाल से माल इकट्ठा करने की भी हम सबको तौफीक अता फरमाए, और इसे फिर मुआशरे में मुसावी तौर पर तकसीम करने की भी तौफीक अता फरमाए, ताकि मुआशरे की बुराइयाँ ख़त्म हो सके। इतवार है नाज़रीन, आज 21 जमादी उस्सानी 1433 हिजरी 13 मई 2012 और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरम जनाब दिलावर चौधरी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। दिलावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले हम सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से, और माँ की अकीदत और माँ के एहतराम और माँ की अज़मत के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। आज आलमी दिन भी मनाया जाता है। वैसे तो हर रोज़ ही वालिदैन के एहतराम के हवाले से दिन होना चाहिए, लेकिन आज चूँकि ये मनाया जा रहा है तो इस पर भी हम चाहेंगे कि आप इनिशियली गुफ्तगू फरमाएँ। जी ज़रूर, क्यों नहीं। ये तो एक ऐसा मौजू है जिस पे हर शख्स चाहेगा कि वो गुफ्तगू करे। माँ का दर्जा जो है हमारे दीन में भी उसकी बड़ी तलकीन है कि बड़ा बुलंद है और बड़ी फजीलत है उसको, और यहाँ तक कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। तो वालदैन का एहतराम, खुसूसन माँ का से मोहब्बत और अकीदत जो है, और इसके साथ साथ हमें ये तलकीन भी की गई है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। अपना सब कुछ तन मन धन, अपनी ज़िंदगी जो है वो हम पे कुर्बान करके हमारी परवरिश करते हैं वालिदैन, और ख़ुसूसन माँ जो है वो उस मतलब जितना भी कहा जाए, मैं समझता हूँ आज के माशरे की अगर बात करें हम तो नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है वालिदैन के एहतराम के हवाले से अगर हम बात करना चाहें। आप समझते हैं कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक उस पर अमल किया जा रहा है, या फिर इस्लामी तालीमात से दूर होने की वजह से ये मुआशरा टूट फूट का शिकार होता जा रहा है? मैं समझता हूँ कि लोग हमारे हैं, हमारी जो नई नस्ल है वो बड़ी अच्छी है, उससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, और वो वालिदैन का भी एहतराम करना जानती हैं। और मतलब मैं नहीं समझता कि वो जूं शऊर जो है वो तरक्की कर रहा है माशरे में, वो हमारी नई नस्ल जो है वो हमसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि हमने भी उनको कोई अच्छा माहौल नहीं दिया। हमारी नस्ल ने भी, हम उनसे शिकवा क्या करें कि हमारी नस्ल ने भी और हमसे मतलब हम कोई उनको अच्छा माहौल नहीं दे पाए। लोड शेडिंग और कर्ज़ों के जंजाल में फंसा के रखा हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है, लेकिन वो ज़्यादा समझदार है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन का एहतराम करने वाला बना दे, और जिनकी माँ ज़िंदा है अल्लाह ताला उन सबको माँ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनकी माँ फौत हो चुकी है, वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लीड स्टोरी है मुस्लिम लीग नून काफ लीग हम ख्याल में इंतखाबी इत्तेहाद का माहदे के तहत हम ख्याल को वफाक और सूबों में 11% नशिस्तें दी जाएंगी। पार्लिमानी बोर्ड मंशूर कमेटी में नुमाइंदगी, ख़वातीन अक़लियतों, सेनेट में भी सीटें मिलेंगी। दोनों जमातों का हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इकट्ठे चलने का भी ऐलान। माहदे बल इकबाल झगड़ा हुमायूं अख्तर के दस्तखत, नवाज शरीफ से मुलाकात, इत्तेहाद बारिश का पहला खतरा है। काफ लीग का मामला आया तो मजलिस आमला देखेगी झगड़ा, इक़्तिदार की भूख नहीं, मुस्लिम लीग का वोट बैंक इकट्ठा करना है, हुमायूं अख्तर खान। और वो कोशिशें जो कि काफ़ी अरसे से जारी थी, और इस प्लेटफॉर्म से भी हम इसी हवाले से बात करते थे। मोहतरम मजीद निज़ामी की भी ये ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी हों। आप समझते हैं कि ये वाकई बारिश का पहला खतरा साबित होगा ये इत्तेहाद? देखें जी, पहली बात तो ये है कि हम एक बहुत बात करते हैं, बहुत उसका चर्चा करते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ 11% 15% वोट लेने वाला जो है वो कामयाब हो जाता है। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ टर्नओवर 80% तक होता है, लेकिन अगर आप देखें तो कामयाबी के वोट लेने वाला जो वोट लेकर जो कामयाब हुआ होता है उसने 15% लिए होते हैं, 16% लिए होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो स्कैटर्ड हैं आइडियाज़, कि मतलब जो एक आइडिया
पार्टियां हैं, हम ख्याल हैं, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग, जो कि नाम ही मुस्लिम लीग इस्तेमाल करती हैं, सेंटर टू राइट पार्टियां हैं, तो इनको एक मुस्लिम लीग बनना चाहिए। यही मोहतरम मजीद निज़ामी साहब भी यही कहते हैं कि एक बनना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग हैं तो फिर इनमें इख्तलाफात क्या, मैं ये समझता हूँ, और ये बड़ी मुनासिब बात है। और इससे अगर आप एक प्लेटफॉर्म के साथ आवाम के पास आएंगे तो उससे जमहूरियत का ऑप्टिमम लेवल पे भी आप उसको जो है वो हासिल कर सकेंगे कि एक आइडिया कि पार्टी को एक होना चाहिए, धड़ेबंदी में नहीं होना चाहिए, ताकि वो एक बनकर एक उम्मीदवार के साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम के पास आए। ये ना हो कि 15% वाला तो कामयाब हुआ हो तो 12% एक मुस्लिम लीग को पड़े हों, 13% दूसरी मुस्लिम लीग को पड़े हों, और वो मिलके 25% बनते हों। तो आवाम की नुमाइंदगी जो है वो भी मुतासिर होती है, जमहूरियत का असल लुत्फ भी हम हासिल नहीं कर पाते। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सारी हम ख्याल जमातें जो हैं, जिनके कॉमन आइडियाज़ के साथ जो चलती हैं, उनको मिल के इलेक्शन लड़ना चाहिए। महज ये नहीं है पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि आप अपने मतलब बात तो किसी आइडिया की करें लेकिन अपना भी एक कैंडिडेट खड़ा कर दें। अच्छा, दीगर हम ख्याल जमातों में कौन कौन सी हो सकती हैं आपके मतलब तहरीक इंसाफ भी है, जमात जैसे मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग कहती है कि हम सेंटर टू राइट हैं। इसी तरह जो राइट की पार्टीज हैं उनके साथ इनकी एक अच्छी एफिलिएशन बन सकती है। जैसे इवन जमात इस्लामी है, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसके भी बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो राइट विंग के आइडियाज़ हैं। तो इनको भी मतलब ये है कि क्या हमने ये तय करना है कि क्या हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें अलहदा बनानी है या मुल्क के लिए सोचना है। तो आइंदा आने वाले इंतखाबात आप समझते हैं कि राइट विंग और लेफ्ट विंग के दरमियान होंगे? मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो अभी ये मामला नहीं आया, ये मौका नहीं आया, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होगा मामला कि एक आप भी कह रहे हैं ड्रोन हमले बंद करें, आप भी कह रहे हैं नेटो सप्लाई बंद करें, आप भी कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकी जंग है इससे निकलें, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन हम अलग अलग उम्मीदवार खड़े करके आवाम का वोट ख़राब भी कर रहे हैं। और जो सही मैंडेट है वो उसका जो जिसको कहते हैं कि जिस्त जो है वो नहीं हासिल कर पा रहे, बल्कि दूसरों को मौका दे रहे हैं, खुद भी जो है वो 15% वोट लेके स्कैटर्ड करके तो असेंबलियों में आ रहे हैं। तो वो फिर सही नुमाइंदगी का लुत्फ नहीं आता। राइट, उम्मीद रखी जा सकती है कि आने वाले दिनों में मजीद मुस्लिम लीगें भी इस तरह के इत्तेहाद बनाएंगी और इकट्ठी होंगी, और यही ख्वाहिश है मोहतरम मजीद निज़ामी साहब की भी। नवाज शरीफ साहब का बयान शामिल करना चाहते हैं कि लोड शेडिंग का मसला 2-4 दिन में हल ना किया तो एहतजाज में शरीक हो जाऊंगा। गिलानी अपील से पहले इस्तीफा देकर घर जाएं। नवाज शरीफ, अदालत वज़ीर आज़म को कसूरवार करार ना दे तो वो फिर वापस आ जाएं, अदालती फैसला तस्लीम करना होगा। लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। तो जानिब गिलानी साहब का भी बयान शामिल कर लेते हैं। कहते हैं कि अफसोस, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, मुझे घर भेजने वाले सुन लें, कानूनी तकाज़े पूरे करूंगा। तौहीन अदालत का कानून मौजूद नहीं, मुझ पर आजमाया गया। पंजाब हुकूमत बगावत पर उतर आई है, अदलिया में सैकड़ों केसेस पड़े हैं, उनके भी फैसले होने चाहिए। शरीफ बरादरान जिस तरह गए उस तरह तो रेमंड डेविस भी नहीं गया। अदलिया ने मुशर्रफ को नवाज हुकूमत बरतरफ करने का हक दिया, उस वक्त क्यों लॉन्ग मार्च नहीं किया? जी, गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब के बयानात एक दूसरे की मुखालफत और गो गिलानी गो तहरीक भी जारी है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखें, बात यह है कि गिलानी साहब का मौक़िफ़, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं जी मैं आइन का दिफा कर रहा हूँ। आइन की तशरीह जो है वो खालिस्तन अदलिया की जिम्मेदारी है, राइट, कि वो किस तरह, और उसके कस्टोडियन अवाम है। दूसरी बात यह है कि किसी भी माशरे को, किसी भी मुल्क को, चाहे वो अमेरिकन जमहूरियत हो या कोई भी वेस्टर्न भी हो, वहाँ आइन, कानून और अखलाकियात को साथ साथ चलाया जाता है लीडर्स। जैसे एक मिसाल है कि हमारे वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का अख्तियार अब वज़ीर आज़म के पास है। तो जब आइन उनको ये अख्तियार देता है तो एक साथ ही अखलाक की उनके साथ भी एक लग जाती है कि जनाब आप कोई मनपसंद नहीं करेंगे, बल्कि एक मुल्क के जो मुफाद में होगा वो फैसला करेंगे, एक मेरिट पे जो फैसला होगा। तो ये अखलाकी एक मतलब आइन शायद इस पर इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं समझता हूँ कोई भी बड़ा ओहदेदार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और अखलाकी अपने एथिक्स की जिम्मेदारियों को साथ लेके चलता है। तो अखलाकी तौर पे अगर आपको ये कहा गया है कि जी आपने मौकरी की है, जानबूझ के अदलिया की तस्दीक की है, और इसके तहत आपको चाहे
5 सेकंड की सजा दी गई है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वो आर्टिकल 63(1) जो है वो मतलब उसके ऊपर आपको जो है आपके अखलाकियात के हवाले से भी आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको स्टेप डाउन नहीं होना चाहिए। वो तो अखलाकियात को मानते नहीं, वो कहते हैं अखलाकियात क्या चीज़ होती है। देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने जैसे अर्ज किया ना कि कवानीन और अखलाकियात साथ साथ चलते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब नवाज शरीफ साहब का जो मामला है कि वो ये कह रहे हैं कि जी गिलानी साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, और मुझे अभी तक हमें ये बात क्लियर नहीं है कि क्या वो ये सारी तहरीक जो जैसे कि मैंने पिछली मरतबा भी थोड़ा सा अर्ज़ किया था कि इसलिए चलाना चाहते हैं, ये सारा मामला जो है ये पहिया मुल्क का जो है उसको लॉन्ग मार्च की तरफ इसलिए लगाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी महज एक वज़ीर-ए-आज़म बदल ले फिर ठीक है। मैं मतलब उनको जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि उनको अब एक मुनासिब और संजीदा इंतहाई संजीदगी के साथ सारे मामलात को देखना चाहिए कि क्या ये 4-4.5 साल के दौर में ये हुकूमत जो है वो अपने फ़राइज़ पूरे कर सकी है, या उन्होंने भी अपोजिशन के तौर पे अपने फ़राइज़ पूरे किए हैं। और अब क्या होना चाहिए कि अगर आप पहले भी जो है वो अदलिया के फैसलों को नहीं मानते रहे तो आने वाले वज़ीर आज़म भी नहीं मानेगा, जैसा कि हमारे ये वज़ीर आज़म भी फरमा चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है अवाम के उनकी जो तहरीक है उसका मोटिव ये अब होना चाहिए कि जी अब अवाम के पास जाने का वक्त आ गया, अवाम के पास जाने का वक्त आ गया। और इसीलिए कल कायम अली शाह साहब भी काफ़ी गरजे हैं और बरसे भी हैं। उनके वजह से खबर भी है कि काला बाग डैम नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ ने ललकारा तो 5 करोड़ सिंधी लाहौर पहुँच जाएंगे। कायम अली शाह, सियासत नवाज शरीफ के बस की बात नहीं। 10 लाख अफराद ने जलसे में आकर मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च का जवाब दे दिया। आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। जलसे से खिताब, सदर का फ़ोन, कामयाब जलसे पर मुबारकबाद भी दी है। पीपल्स पार्टी की इस सियासत को भी आप की हम चाहेंगे कि इस पर भी कोई रोशनी डालें। काला बाग डैम नहीं बनने देना, और कल जिस तरह से जलसे में उन्होंने सारी तकरीरें की, काश के वज़ीर आला सिंध कभी बाई रोड लाहौर तक तशरीफ लाएँ तो उनको पता चल जाएगा कि कितने मसाइल हल हुए हैं। दूसरी बात यह है कि कायम अली शाह बड़े सीनियर सियासतदान है, एज के एतबार से भी और वैसे भी बड़ी देर से बुजुर्ग सियासतदान है। तो मतलब मैं कहूँगा सीनियर सियासतदान है। तो मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि ये जो पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि उनका सूबे की सियासत वो कर रहे हैं बड़ी देर से, तो ये 5 करोड़ में उन्होंने मुमताज़ भुट्टो साहब और लियाकत जतोई साहब और कादर मक्सी साहब, इन लोगों को भी शामिल किया है कि नहीं, क्योंकि वो तो इनसे बड़े सख्त इख्तलाफात रखते हुए मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गए हैं। तो अब इनको अपने सूबे की खबर भी लेनी चाहिए कि ये जो 5 करोड़ कि पूरे इन्होंने गिनवा दिया, उनमें से कितने इनके साथ हैं अब और कितने नहीं हैं। और दूसरा ये सिंधी, पंजाबी और ये बलोची और ये पठान, मेरा ख्याल है इस तरह के नारेबाजी अब बंद हो जानी चाहिए। हम सब करने की साजिश हो रही है। और सबसे जब आप पे कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप पे कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोई सिंध कार्ड, कोई फलां कार्ड और इस तरह के कार्ड जो है अब ये इनको जेबों में रखें, अब अवाम को एक बन के देखें और रिलीफ दें। और दूसरा काला बाग डैम जो है वो आप किसी भी फोरम पे आप ये तो साबित नहीं कर सके कि ये कोई सिंध के लिए, पंजाब के लिए, किसी और सूबे के लिए नुकसानदेह है। टेक्निकली आप इसको बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सके, महज आप उसको सियासी नारेबाजी आपने इसको बना रखा है। तो इससे भी अब मेरा ख्याल है गुरेज करके लोगों को पानी भी चाहिए और बिजली भी। राइट सर, 2 अहम खबरें और भी हैं। कियानी साहब के बारे से खबर है कि कियानी एलन मुलाकात, नेटो सप्लाई बहाली, ड्रोन हमले रोकने पर पेशरफ न हो सकी। पाकिस्तान पर शिकागो कॉन्फ्रेंस के दरवाजे बंद नहीं हुए, शिरकत का इम्कान है अमेरिका। पाक अफगान सरहद पर गैर इरादी वाक़यात रोकने समेत दीगर अमूर पर गौर हुआ। ISPR से अफ्रीकी इजलास में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बेहतर बनाने पर इतफाक़ किया। पाकिस्तान का सरहदी खिलाफ वर्जियों पर भी एहतजाज। एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं, फिर बारी बारी इन पर तबसरा भी लेंगे और राय भी लेंगे। डॉक्टर समर मुबारकमंद के बारे से खबर है, थरकोल से गैस बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया है, ये दावा किया है मेंबर प्लानिंग कमीशन ने और कामयाबी से जारी है, ये कहना है डॉक्टर समर मुबारक साहब का। ज़ेरे ज़मीन गैस का शोला सिर्फ 4 घंटे बाद बुझ गया, बिजली मंसूबा नाकाबिले अमल है, फंड्स रोक लिए। शाहिद सत्तार बाद बयान की तरदीद कर दी। शाहिद सत्तार कभी थर नहीं गए, शोला 4 माह जलता रहा। हुकूमत फंड्स दे तो 30 साल तक 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मुमताज़ एटमी साइंसदान का ये बयान है। लेकिन पहले हम पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात कर लेते हैं। बड़ी अहम मुलाकात हुई है कियानी साहब से, लेकिन नेटो सप्लाई पर और ड्रोन अटैक्स रोकने पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। आप समझते हैं कि मामला मजीद कशीदगी की जानिब जा रहे हैं पाक अमेरिका? देखिए जी, बात असूल की है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है
और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। और माफ़ी महज एक लफ्ज़ के हम माफ़ी चाहते हैं, ये जो भी हुआ, इसलिए नहीं कहा जा रहा कि जी ओबामा साहब के इलेक्शन डिस्टर्ब होंगे, हम ये काम अब नहीं कर सकते। नवंबर में उन्होंने इलेक्शंस में जाना है और वो अवाम को वो तो हीरो बन के जाना चाहते हैं, आप कहते हैं माफ़ी मांगे। तो ये माफ़ी जो है मतलब महज आप अपनी अना को इतना ऊँचा कर दिया आपने अमेरिकन से। एक तो हम उनकी जंग लड़ के जो है इक्तिसादी तौर पे, समाजी तौर पे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, पहले तो हमें ये करना ही नहीं चाहिए। इंडिया से माफ़ी मांगते हुए उन्हें कोई शर्म नहीं आती, पाकिस्तान से माफ़ी मांगते हुए शर्म क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा लिवरेज दिए हैं। हमने महज मतलब अपने हमारे जो सियासतदान थे या हमारे जो आमिर थे, ख़ासतौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए एक फ़ोन कॉल जो आर्मिटेज की थी, पॉवल की भी नहीं थी, उनके भी नाइब की थी, उस पर जो बॉब वुडवर्ड ने लिखा है वो अब बार बार दोहराने का उसका क्या फायदा नहीं है। क्लर्क भी होता है शायद, उसकी कॉल से वो खुद कहते थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये तालिबान के अगेंस्ट लड़ने वाली शिक भी मंजूर करेंगे। बॉब वुडवर्ड ने लिखा है कि जब उनकी वॉर कमेटी का इजलास हुआ तो उन्होंने कहा कि जी सबसे बेहतर बड़ा काम तो हम करके आए हैं, पॉवल और आर्मिटेज ने, आप बातें कर रहे हैं सारे, बुश को कहा और दूसरों को, हमने मुशर्रफ को एक ही झटके में सारी साथ की साथ जो है जिनमें तालिबान के साथ लड़ने के लिए अपनी बेसिस देने का भी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का भी सारी मुतालबात एक ही झटके में मनवाए। झटका जर्नल साहब। तो ये जो ये जो झटकों से हम मानते आए हैं ना, ये उसकी वजह है कि अब वो उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। हमारी इस हुकूमत ने भी जो मतलब हम ये जो जिस तरह की ये बातें हुई, किताबें लिखी गई कि पाकिस्तान बिटवीन मुल्ला एंड मिलिट्री अलायंस और इस तरह की, और फिर उसके बाद जो कैरी लूगर की शक्ल में कुछ चीज़ें आई और यूं महसूस हुआ कि जैसे ये हम बढ़ के अब उनको मतलब ऑफर्स देना चाहते हैं। सर, अमेरिका से ताल्लुकात की बात हो रही थी, जॉन कैरी का बयान भी बड़ी अहमियत का हामिल है। कहते हैं कि पाकिस्तान ताउन करे वरना खुद ही कार्रवाई करेंगे। और दूसरी जानिब फैमिली मैगजीन ने नाज़रीन बहुत अहम इंटरव्यू छपा है, फरजाना चौधरी साहबा ने इंटरव्यू किया है और इंटरव्यू है जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली मोहम्मद जान और अगजई साहब का, जो कि साबिक गवर्नर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और बहुत अहम बातें की हैं। उनका ये कहना है कि हम अमेरिका की गेम का शिकार हो चुके हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, और फिर इंडिया के हवाले से ताल्लुकात की भी बात की गई है। और डोनाल्ड टैक्स के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका बिल्कुल माहिदों के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है और अमेरिका कई माहिदे पर नाराज़ था। वो माहिदा बुनियादी तौर पर तो हमारे और इस इलाके के लोगों के मुफाद में था। अगर एक आदमी अपनी पशेमानी का इज़हार करता कि अच्छा ठीक है, पहले मैं गलती करता था, अब मैं उस मुल्क से माफ़ी मांगता हूँ, मैं वापस आकर ठीक काम करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। फिर अमेरिका के हवाले से उन्होंने मज़ीद भी गुफ्तगू की है और बहुत सारे अहम मामला डिस्कस हुए हैं। दहशतगर्दी के हवाले से उनका ये कहना है कि अमेरिका को ये माहदे पसंद नहीं थे और भी दीगर बहुत सारे माहदे थे। हम अमेरिका की गेम का शिकार हैं, जो कि साबिक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली मोहम्मद जान और अगजई कह रहे हैं कि वाकई हम अमेरिका की गेम के शिकार हो चुके हैं। और फिर ईरानी सदर का जो गुज़श्ता रोज़ का बयान था कि अमेरिका पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, और ये जॉन कैरी का बयान कि हम खुद कार्रवाई करेंगे, आप समझते हैं कि एक और जंग की तरफ बढ़ रहा है? देखिए जी, हम अमेरिका की गेम का शिकार इस वजह से हैं कि हम अपने, वो जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि अपने हुक्मरानों की गेम का शिकार हुए, जिन्होंने आगे हमें अमेरिका की गेम का शिकार कर दिया। ठीक है, पहली बात ये है कि हमने हर चीज़ को अमेरिका की नज़र से क्यों देखें। सवाल तो ये है, बड़ा सही स्टांस है कि हम आपकी नज़र से क्यों देखें। अगर आप तो वहाँ कहें कि अफ़गान तालिबान के साथ आप माहिदा करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जा रही हैं माहिदे पे, मतलब जूं जूं मार पड़ रही है फील्ड में, आप माहिदे करें और हमें कहें जी आपके लिए बेहतर नहीं है। वाई? या तो कोई एक्सप्लेन करें ना, कोई रीजन दें, इसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए चीज़। इस बयान को कैसे लिया जाए जो जॉन कैरी कह रहे हैं हम खुद कार्रवाई करेंगे? ये प्रेशर टैक्टिक्स है, वो कार्रवाई उन्होंने जो करनी थी वो कर ली है। अब उनके बस की बात नहीं है कि वो सरहदें अपने वॉर फील्ड को ही इतना एक्सपेंड करें। ये महज, मैं वही जैसे अर्ज कर रहा हूँ, ये उसी प्रेशर, उन्हीं प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है कि हम फिर वो कम हो, हमें डराया जाए। कैरेट और स्टिक वाली बात जो हमारे साथ वो करते रहे हैं कि अब वो स्टिक जो है वो हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर हम अपने मिल के सिविल और हमारे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये मिल के एक मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे तो आप देखिएगा कि अमेरिकन बहुत जल्द झुक जाएंगे। राइट, बिल्कुल सही, और इंशाल्लाह अमेरिकन को झुकना ही पड़ेगा। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल की जाएंगी, आप हमारे साथ रहिएगा।
वाइब वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 042363121169 और दिलावर साहब आपकी राय से हम कॉलर शामिल करना चाहेंगे। पहले कॉलर हैं अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम सलाम एहतशाम भाई। फरमाइएगा। दिलावर साहब को मेरा सलाम। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, दो तीन आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा माजी ये गवाह है हमारे हुक्मरानों का कि हमने कभी भी किसी बात को तस्लीम नहीं किया। हम झूठ जरूर बोलेंगे, बड़े बड़े, ये नहीं कि छोटे बोलते झूठ, बहुत बड़े बड़े झूठ, जिससे इस मुल्क का सत्यानाश हो गया। सबसे बड़ी हम में खामी ये कि हम झूठ बोलते हैं, सच बोलने में हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है सच बोलने की हमारे हुक्मरानों में। आप ये देखें ना, कोई भी काम होता है उसमें ये झूठ बोल के उसको टाल देते हैं। अब वजीर आजम साहब को पता, पूरी दुनिया को पता है इस बात का कि वजीर आजम साहब अब वजीर आजम नहीं रहे। इस बात को तस्लीम करें, हमारी अदलिया का वकार आप बुलंद करें, उनके सामने आप खड़े होना, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये देखिए आज अमेरिका हमें किस लिए घूर रहा है कि हमारे हुक्मरान झूठे हैं। जनरल मुशर्रफ से लेके इन लोगों ने इतना मुल्क को नुकसान पहुंचाया कि आज आम आदमी का जीना हराम हो गया है। इन्हें क्या पता कि आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है। जब 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है, गरीब आदमी का छोटा सा बच्चा है जो, वो किस तरह सोता है, सारा दिन माँ से पंखा लेके हाथ वाला उसको जलाती है, कभी दाएं हाथ। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और चीफ जस्टिस का बयान भी शामिल करेंगे कि वो कहते हैं इंसाफ की फराहमी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दौरा, फीस लेने के बावजूद केसेस ना लड़ने वाले वकला की सरजनिश की गई है। एक और कॉलर भी अब्दुल रशीद गौरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल रशीद गौरी कराची से बोल रहा हूँ। और ये जनाब कि ये आजकल जो हमारे मुल्क के अंदर जो सियासत होती है, चाहे हज़्ब इक़्तिदार या हज़्ब इख्तिलाफ, क्या ये वाकई सियासत कर रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान का इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? राइट, ठीक, थैंक यू वेरी मच रशीद गौरी साहब। क्या कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं सियासतदान? देखें जी, जब तक कि उनके किरदार से नहीं झलकेगा, जैसा कि हमारे पहले कॉलर ने कहा कि झूठ को अपना लिया गया है, तो बड़े कमाले ओज पे ले गए हमारे तर्ज हुकूमत को, हमारे खुलफाए राशिदीन के हर चीज़ को सच सच उन्होंने कहा यही तर्ज हुकूमत है। और आज हम कहाँ खड़े हैं? तो जब यहाँ झूठ पे बुनियादें रखेंगे तो फिर लोग यही सवाल करेंगे कि आप हमें ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं या वाकई निजात दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। एक और कॉलर भी हमारे साथ ताशमीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई। जी वालेकुम सलाम ताशमीन साहब, फरमाइएगा। अच्छा भाई, ये कहना था कि नेटो सप्लाई तो हमें खोलनी पड़ेगी क्योंकि बजट बनाने के लिए हमारे पास पैसे कोई नहीं है। तो ये भाई स्टैंड लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हमारे घर में दाने हैं इतने, तो क्या हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन रह गई है? जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स हैं जैसे चाइना है, सऊदीया है, क्या हम उनके पास नहीं जा सकते कि हमारी मदद करें और हमारी जो थोड़ी सी गैरत जागी है इसको जागे ही रहने दें? ठीक, ताशमीन साहब अभी हम बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब हैं? वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैं एक तारीखी जुमला कह रहा हूँ। हेलो जी जी फरमाइएगा प्लीज। तारीख पढ़ने का मौका तो करोड़ों लोगों को मिलता है जी जी, लेकिन तारीख लिखने का मौका चंद लोगों को मिलता है। इस वक्त गिलानी साहब को तारीख लिखने का मौका मिला है। अगर वो बिल्कुल, मैं उनकी इस बात से भी इत्तेफाक कर लूँ कि वो समझते हैं कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन अगर वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को कायम कर देंगे तो आइंदा तमाम पार्टियों के लिए बेहतरीन वक्त आ जाएगा। क्योंकि कल कोई मसला होगा तो जाना तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसके अलावा कौन सा रास्ता है? ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच आपने कॉल की। रशीद साहब भी हमारे साथ कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। सर मेरे 3 सवाल हैं। जी जी फरमाए। एक सवाल है सर मेरा कि जो आपने कहा कि अमेरिका ने माफी मांगी इंडिया से, वो इंडिया से तो माफी मांग सकता है ना, इंडिया उसके बराबर का है। पाकिस्तानी तो एक भीख मांगने वाला मुल्क है ना, बराबर के आदमी से भीख मांगी जाती है ना, तो माफी मांगी जाती है, भीख मांगने वाले से माफी तो नहीं मांगी जाती। एक सवाल ये है सर। तो दूसरा, हमारे यहाँ कराची में यहाँ पे जो है ये जो बोलते हैं कि सिंधी माजर भाई भाई तोती निस्वार कहाँ से आई, ये एमकिन वाले हमारे भाई बोलते हैं। जब भी बोलते हैं तो ये पंजाबी को बोलते हैं कि पंजाब में चकले हैं। तो हमारे सराइकी या पंजाबी में इतनी गैरत नहीं है कि सिंध में अगर इतनी तादाद निकल सकती है कि पंजाब में इतनी गैरत नहीं है, वो सामने नहीं आ सकते?
राइट जी, थैंक यू वेरी मच जी। हमें तासुबात से बचना है और ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद कर दे जी। सारे मौजूद स्कॉलर जो हैं, ताशमीन साहब ने कहा कि नेटो सप्लाई के हवाले से ये खोल देनी चाहिए, बजट भी आने वाला है। मुख्तसर सी बात है कि ये हमने जब खोली हुई थी तो इन हालों को क्यों पहुंचे हैं कि बजट नहीं बनाया। सारी पूरे 62-63 साल ये नेटो सप्लाइयां खोल खोल के आज इसीलिए तो इन हालों को पहुंचे हैं कि बजट नहीं $1 अरब लेने और नेटो सप्लाई। और दूसरी ये जो बात कर रहे थे कि बेकारी, ये भी इसी हालों पे पहुंचे हैं। हम छोटे-छोटे लंदन में, मैं अर्ज करता हूँ, छोटे छोटे फायदों के लिए हम जो हैं वो बिकते रहे हैं और इसी वजह से हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपना डेवलप नहीं कर सके, ना सनती ना तिजारती। तो अब मेरा ख्याल है हमें पेट पे एक एक पत्थर, दो दो पत्थर बांध ही लेने चाहिए कि ये बजट अपने वसाइल से बना। तारीख तो अब ये रकम होगी कि अगर हम कोई बजट अपने वसाइल से, चाहे किसी तरह भी तंग होके किसी तरह भी एक दफ़ा ये रस्म डालें, कर्जों के बढ़ते हुए उसको कम करें, तो मेरा ख्याल है कि स्कॉलर ने कहा कि गिलानी साहब तारीख रकम करें, इस्तीफा कर दें और सुपरमेसी को तस्लीम करें अदलिया की। अगर वो उन्होंने तारीख रकम करनी होती तो वो मेरा ख्याल है सजा से पहले ही कर देते। वो इस मूड में नजर नहीं आते। अवाम को चाहिए कि अब वो तारीख रकम करें। राइट, अवाम तारीख रकम करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो ये तारीख प्रेशर बिल्डअप करें, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव वोट का हक भी इस्तेमाल करें, उससे पहले एक पॉजिटिव प्रेशर भी बिल्डअप करें ताकि हुक्मरान जो है वो तारीख रकम करें, उन्हें और कोई रास्ता नजर ना आए। राइट, बहुत दुरुस्त फरमाया। एक और कॉलर हम शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? और प्लीज थोड़ी सी आवाज अपने टेलीविजन सेट्स की कम कर लीजिए। हमें कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें डॉक्टर समर मुबारक। आप नजमा साहिबा बात कर रही हैं? फरजाना साहिबा बात कर जी, फरजाना साहिबा फरमाइएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें डॉक्टर समर मुबारक के अगर ये हुक्मरान नहीं करते तो हम लोग अपने पाकिस्तान की आवाम उनकी मदद वो एक एक मतलब जितना जो दे सकता है उतने वो इकट्ठे करके और उनको वो जितना उनको चाहिए पैसा वो जमा करके दें और अपने मुल्क के लिए, सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच फरजाना साहब, आपने कॉल की और तवज्जो दिलाई। उन्होंने थरकोल मंसूबे के हवाले से जो एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, मेंबर प्लानिंग कमीशन कहते हैं मंसूबा नाकाम है, क्यों हुआ है? जब उन्होंने कहा मंसूबा नाकाम है फिर तरदीद भी फरमा दी है। इसमें क्या बात है कि शोला 4 घंटे जला, ये 4 माह, ये घोड़ा है और ये मैदान है। अब दोबारा इसको करके देख लें कि कितने चलता है और सबके सामने करके देख लें। दूसरी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हुक्मरान नहीं करते तो हम इदारों की तरफ देखते रहते हैं कि वो कुछ करे वो कुछ करे, क्यों ना अवाम ही कुछ करें। जो हमारा पहले जब अवाम कुछ करेंगे तो हुक्मरान भी आप देखेंगे कि उनके साथ चलने लगे, अवाम भी उनको तारीख रकम करने जिन पर कोई एतमाद होगा, जिस पर एतमाद नहीं होगा देखें किस तरह से ये जो उन्होंने बात की, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद है ना, जैसे इन्होंने समर मुबारकबाद साहब की बात की है, तो हमें उन पे तो एतमाद है ना, बिल्कुल ठीक, कि वो अभी तक जो कुछ कर रहे हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं। इसी तरह की जो शख्सियात हैं, हम क्यों नहीं इनके पीछे खड़े हो जाते, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। बिल्कुल, वो अनाउंस करें, अवाम उनके साथ है। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है? वालेकुम अस्सलाम, शेर जमान बात कर रहा हूँ जी। शेर जमान साहब बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में खास तौर पे इन 4 सालों में जो है करप्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना की तरफ से कोई ऐसा कानून लाएं? हालांकि इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि कानून बनाने वाले भी यही हुक्मरान हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, कि ऐसा कानून आए जो करप्शन की सजा जिसमें मौत है। तो अगर ऐसा कानून आ जाए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो है बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जी शेरजमान साहब, अभी इस पर बात करते हैं। हाजी अब्दुल साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा हाजी साहब, फरमाइएगा। हाँ जी, वो बात ये है कि मेरा ना निजामी साहब से एक गुजारिश है कि खुदा का खौफ करें। ये जो मुस्लिम लीग है इसने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पीपल पार्टी मुस्लिम लीग से निकली है, कन्वेंशन में लीग, काउंसिल लीग, काब लीग, कुतब बिला लो, सब लीग यहीं से निकली हैं। इसको खत्म करें और एक नई पाकिस्तान पार्टी बनाए जो महबूबतन लोगों पर मुश्तमिल हो। निजामी साहब इसका बेड़ा उठाएं और छोड़े इन कुत्तों को। थैंक यू वेरी मच जी। ये कुछ ज्यादा आपने जज्बात का इजहार कर दिया। बहरहाल
ये निज़ामी साहब से जो अपील की है कि वो पाकिस्तान पार्टी बनाए, उसमें सारे मुहब्बे वतन लोग हों और उनको निज़ामी साहब ये नए नए नाम रखने के शौकीन क्यों हो गए हैं? मुस्लिम लीग ने मुल्क बनाया, मुस्लिम लीग को इकट्ठा होने दें, इसमें हमें आपको क्या एतराज़ है कि अगर मुस्लिम लीग वाकई इकट्ठी होकर कायद आज़म और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के असूलों पर चले, तो हम क्यों चाहते हैं कि नई पार्टी बनाएं, फिर उसको फलां बंदे चलाएं? फिर दूसरी बात ये, मतलब हमें ये क्यों आदत हो गई है कि एक चीज़ से हम बेजार हो जाते हैं? बेजार इस वजह से है कि माजी में जो मुस्लिम लीगियों का किरदार रहा है, जिस तरह से वो डिक्टेटरों के साथ मिलते माजी से पहले, इस वजह से बेजार, माजी से पहले भी ये हम उस मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहे, वो कौंसल लीग या फलां लीग, हम मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग को एक होना चाहिए उसी जज्बे के तहत जिस जज्बे के तहत इसने मुल्क बनाया था। आज एक वज़ीर आला जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, वो भारत के हक में उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो फिर लोगों के तो यही जज्बात होंगे ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमें वो जज्बे के साथ, वरना तो वो मुस्लिम लीग नहीं है, महज नाम है। लेकिन अगर अब पाकिस्तान पार्टी भी बना लेंगे, वो भी ये बातें करने लगे, फिर क्या करेंगे? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम उसी को जिसने देखें, बहरहाल उस जमात पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं ना, अगर वो जिसने मुल्क बनाया है। आप समझते हैं कि माफी मांगनी चाहिए तमाम मुस्लिम लीगों को जो उन्होंने अपनी हरकतें मैं ये समझता हूँ कि करतूत माजी में रहे, जैसे डिक्टेटर्स के साथ रहे, और जो भारत की दोस्ती की बात कर रहे हैं, वो सब माफी मांगे कौम से। मैं ये समझता हूँ कि उनको इकट्ठा होके जो है वो जो कायदे आज़म के असूल थे जिसके तहत ये मुल्क बनाया गया, ठीक है ना, कि सब इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत बनाने का अज़म करें और अमली तौर पे उससे काम शुरू कर दें। अब हम माफिया ही मंगवाते रहेंगे तो अवाम को भी मांगनी पड़ेगी जो उन्हें वोट देते रहे फिर, ठीक है ना। मेरा मतलब है कि अवाम को भी चाहिए कि उन लोगों को सपोर्ट करें। पहली बात तो ये है कि हम नई नई पार्टियां क्यों बनाएं, जब अगर पुरानी हम ये उनको मजबूर क्यों ना करें, एक प्रेशर। मैं जब हुक्मरानों को ही नहीं बल्कि इन लोगों को भी कि भाई आपने अगर नाम मुस्लिम लीग रखा हुआ है तो अब अलग अलग धड़े क्यों हैं? तो चौधरी साहब ने पेशकश की थी एक तकरीब में मोहतरम मजीद निज़ामी साहब से कि आप आगे आएँ और आप सदारत संभालें, तमाम मुस्लिम लीगें आपके पीछे चलने को तैयार। देखें जी, उस पर निज़ामी साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो उनको मुस्लिम लीग का ही सदर नहीं बल्कि उनको सदर पाकिस्तान की भी ऑफर हो चुकी है कई दफ़ा, लेकिन वो कहते हैं कि हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात है। मुशर्रफ साहब ने उनको गालबन, जो मेरी याददाश्त में आता है कि उनको कहा था कि जी आप मेरी जगह होते तो क्या करते, तो उन्होंने उस पर कहा था मैं आपकी जगह क्यों होता, आप अपना काम क्यों नहीं कर, और आप भी इस जगह क्यों होते। अगर हम अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करें तो ज्यादा बेहतर है। वो सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक फरमाया। एक कॉलर ने जो बात की, मुख्तसरन आपसे जवाब चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों को सजाए मौत दे दी जाए, ऐसा कानून बनना चाहिए। कवानीन से कुछ नहीं होगा, फिर किससे होगा? बात यह है कि सबसे पहले जो है इनफरादी तौर पे हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम अपने अंदर से करप्शन को निकालेंगे और फिर उसको पूरे मुल्क पे लागू करें। राइट, बिल्कुल सही। और नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के नवा वक्त कॉलम की जानिब, और उससे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम कॉलर्स का। नाज़रीन, आज का कॉलम जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग साहब का कॉलम है। इन्होंने आज लिखा है, नो कहना सीखिए। लिखते हैं कि माजी में फ़ौजी जर्नैलों से भारी गलतियाँ सरजद हुई हैं, बल्कि ऐसे जराइम सरजद हुए हैं जिनकी वजह से एक तरफ तो कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा और दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान का किरदार भी दागदार हुआ। अब मुनासिब वक्त है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का सही मयार मुकर्रर किया जाए जिसकी बुनियाद आइन की हुक्मरानी पर कायम हो। कौम इस वक्त इसी अमल से गुजर रही है जिसमें रुकावटें डालना मुनासिब नहीं है। हमारे सियासी इदारे, अदलिया और मुसल्लह अफवाज बिलाशुबा इन मुश्किल हालात का जवामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी मुखलिसाना कोशिशों से मुल्क जमहूरियत के रास्ते पर रवा दवा रहेगा और तरक्की और कामयाबी की नई मंजिलें भी तय करेगा। नो कहना सीखिए। और नो कहा था हमारे प्यारे चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, और उसके बाद फिर उनको माजूल भी कर दिया गया था। और उसी की तरफ इशारा किया है जनरल रिटायर्ड असलम बेग साहब ने कि जो माजी में जर्नैलों से गलतियाँ हुई हैं अब वो भी माफ़ी मांगे और उसको भी देखें और आइंदा आने वाले जो जर्नैल हैं वो इस तरह की गलतियाँ ना दोहराएं। मैं समझता हूँ कि अब शख्सियात से बाहर निकलना चाहिए। ठीक, मतलब इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, अवाम ने भी उनका साथ दिया, चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन इसको अब सुप्रीम कोर्ट बना देना चाहिए। एक शख्सियत के गिर्द नहीं घूमना चाहिए शख्सियत, बल्कि पूरा एक स्ट्रक्चर ही बदल जाना चाहिए। इसी तरह फौज का भी, इसी तरह
कि फ़ौज का भी कि जो उन्होंने माजी में किया है वो महज ये नहीं कि कियानी साहब के दम से जमहूरियत कायम है, फिर बाद में जो आएंगे पता नहीं वो क्या करेंगे, बल्कि अब इसको रीऑर्गेनाइज इदारे मजबूत होना चाहिए और उसके लिए एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अब भारत की तो आप बात कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, मतलब एक बगैर सोचे समझे माहदे और पानी भी पर भी डकैती डलवा रहे हैं, कश्मीर पर भी गासबाना कब्जा करवा रखा है। लेकिन इसके साथ साथ वो अब सूबे बनाने की दौड़ में शुरू हो गए हैं कि बगैर सोचे समझे, अच्छा जी आपने 2 बनाए हैं हम 4 बनाएंगे, रोज़ सूबों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालांकि उनको सारी ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है ये सोचना चाहिए। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है जो कि एक सिंसियर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन हमारे हुक्मरानों में इतना विजन ही नहीं है, इसलिए फिर इदारे जो हैं वो शख्सियात का रूप धार लेते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट एक इदारा है, लेकिन वो पूरी की पूरी 2 शख्सियात में सिमट गई है, जरदारी साहब और गिलानी साहब, जो वो फरमाएंगे वही पार्लियामेंट है। वो कहते हैं कानून ही मौजूद नहीं है। भाई आपको पता नहीं है कि अदलिया जो कानून चाहे इसके लिए वो अडॉप्ट कर सकती है। उन्होंने 2003 का जो ऑर्डिनेंस है उसको अडॉप्ट किया है और उसके तहत आपको सजा दी है, आप कहते हैं कानून ही मौजूद नहीं है। खुद ही मतलब जब इसी तरह हमारे जो जर्नैल आते हैं वो भी पूरी तरह इदारा बन जाते हैं, या बाज़ हमारे जजेस भी, जैसे कि उन्होंने ताना दिया कि जी नवाज हुकूमत को बरतरफ करने का हक दिया था मुशर्रफ को, उस वक्त भी वजह यह है कि हमें इदारा जाती जो इस्तेहकाम है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक फरमाया। नाज़रीन बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाब वक्त इदारिया है कि अमेरिका और नेटो का पाकिस्तान के साथ मजीद तल्ख रवैया और धमकियों में इजाफा, फ़ज़ाई सप्लाई भी बंद करके अमेरिका को 2 टोक जवाब दिया जाए। इदारिया है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल आंद्रे फोग रासमुसेन ने पाकिस्तान से नेटो की फौरी तौर पर सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि सप्लाई की बहाली पाकिस्तान और खित्ते के मुफाद में है। पाकिस्तान से मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। शिकागो कॉन्फ्रेंस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रासमुसेन ने कहा कि पाकिस्तान को इसमें शिरकत की दावत ही नहीं दी और जब तक पाकिस्तान नेटो सप्लाई बहाल नहीं करता उसका अफगान मसले में कोई किरदार नहीं होगा। अगली लाइन है कि नेटो के सेक्रेटरी रासमुसेन का यह बयान कि सप्लाई लाइन की बहाली तक अफगानिस्तान मसले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं होगा, ना ही इसे शिकागो कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया, हमारे हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। और इदारिये पर हम राय लेना चाहेंगे मोहतरम दिलावर साहब से कि वाकई अब अमेरिका को 2 टोक जवाब दे देना चाहिए, ये हिम्मत पैदा कर लेनी चाहिए और फ़ज़ाई सप्लाई भी बंद कर देनी चाहिए। और उससे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि अब हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। कोई हमें ये लालच दे के $1 अरब ले लें तो ये कर लें, $2 अरब ले लें तो वो कर लें, इन चीज़ों से हम बाहर आएंगे, अपने मुल्क को बनाएंगे, अपने इदारों को बनाएंगे और किसी की जंग में नहीं पड़ेंगे। ये 2 टोक जवाब नहीं है, ये एक वाज़े पॉलिसी है कि हम किसी की जंग में, कोई हमारी जंग में नहीं पड़ा, कोई हमें हमारा मुल्क 2 लख्त हो गया, किसी ने उसको चाहे वो कोई भी हो उसको आगे नहीं आया। हमें ही अपने मुल्क को संभालना है, ये सबक बहुत है हमारे। और यही ये भी क्लाइंट स्टेट नहीं बनना। खित्ते में दहशतगर्दी की बुनियादी वजह अमेरिका की पॉलिसीज है, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल बिल्कुल अमेरिका की जो ये वसाइल को हड़प करने की पॉलिसीज हैं, हमें इनसे बाहर आना है, हमें क्लाइंट स्टेट नहीं बनना। बिल्कुल ठीक फरमाया। और दिलावर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली नशिस्त में भी आपसे मुलाकात होगी और बात होगी। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहते हैं। दस्तूर असम्बली से खिताब किया कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को आपने फरमाया कि अच्छी और बुरी दीगर चीज़ों के साथ ख़यानत और अकरबा नवाजी वगैरह की लानतें भी हमारे हिस्से में आई हैं, हमें इन बुराइयों को बेदर्दी से कुचल देना चाहिए। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा, हम सब के लिए ये मिशल राह है। शाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।